अध्याय 21। बाहर नहीं, काम करते रहो। जादूगरों के साथ कौशल प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद और जब वे सभी थके हुए लेकिन अपनी प्रगति से संतुष्ट होकर दोपहर के भोजन के लिए किसी तरह पहुंच पाए, तो काल ने दोपहर के कौशल प्रशिक्षण के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। हॉक भुने हुए मांस के एक टुकड़े के साथ मेज पर आराम से बैठा था, लेकिन काल समझ गया था कि पक्षी का मन पहले ही उन राक्षसी रक्त से उपचारित व्यंजनों की ओर भटक चुका था, जिन्हें उसके लिए प्रशिक्षण कक्ष में रखा गया था ताकि वह दोपहर भर उनका आनंद ले सके जबकि उसका नेता लड़ना सीख रहा था। क्या आपको लगता है कि वे आपको नए रंगरूटों के प्रशिक्षण दल के साथ बाहर जाने देंगे? मुझे पता है कि आप अकेले प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रथम वर्ष की कक्षा में बाकी सभी से अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम पर हैं, लेकिन हमने आज शिक्षक को ये कहते हुए भी सुना कि वे जल्द ही आपको ब्लैक बैज दे सकते हैं और फिर आप जंगल में एक समूह का नेतृत्व कर सकेंगे। वास्तविक कक्षाओं में हमेशा जंगल में घूमने फिरने के असाइनमेंट होते हैं, लेकिन वे एक जागरूक या मजबूत टीम लीडर के बिना नहीं जा सकते, इसलिए पहले साल के अधिकांश छात्रों को वरिष्ठ छात्रों से मदद मांगनी पड़ती है या शिक्षकों द्वारा किसी आउटिंग का आयोजन किए जाने तक इंतजार करना पड़ता है। लड़कियों में से एक ने पूछा। वह भी काले बैज वाली एक जागृत जादूगरनी थी, लेकिन मिसफिट मैजिस क्लास में कई अन्य लोगों की तुलना में वह उम्र में बड़ी दिखती थी, इसलिए हो सकता है कि वह अपने दूसरे वर्ष में नहीं बल्कि तीसरे वर्ष में हो। मुझे सार्जेंट रीटा से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि पहले साल में बाकी छात्रों को अकादमी परिसर से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए ये सब मेरे लिए नया है। लड़ाकू प्रशिक्षण कक्षा के अलावा, जहां मैं शारीरिक रूप से मजबूत और अप्रशिक्षित होने के कारण बाकी छात्रों के साथ अभ्यास नहीं करता, आप लोग ही मेरे एकमात्र संपर्क सूत्र हैं, काल ने समझाया। ओह, ये बात समझ में आती है। साल की शुरुआत में आप बुनियादी बातों को सीखने के अलावा और कुछ खास नहीं कर रहे होंगे। ज्यादातर रसायन शास्त्री, डेर्यूड, गार्डन विच और ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें प्रकृति में जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उनके कौशल के लिए यह आवश्यक है। जादूगर ने सहमति जताई। हाँ, और जो जादूगर विद्या में माहिर होते हैं, वे अकादमी में अपने पूरे समय के दौरान दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा पुस्तकालय से बाहर नहीं निकलते। वे मंत्रों के बारे में जितना हो सके उतना सीखते हैं और फिर कभी उनका इस्तेमाल नहीं करते। मुझे भी उनमें से एक बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इससे कम थकान होती। लड़कों में से एक ने आगे कहा। अगर हो सके तो बाहर जरूर जाएं। बाहर कई अच्छी चीजें हैं, खासकर हॉक जैसे मांसाहारी के लिए, और समूह का नेतृत्व करने के लिए आपको अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे जिनका उपयोग आप आपूर्ति कक्ष में कर सकते हैं। काल के पीछे से सार्जेंट रीटा की आवाज आई। क्या तुम लोग मेरे छात्र को चुराने की कोशिश कर रहे हो? उसे अकेले जंगल में जाने के लिए तैयार होने में अभी बहुत समय लगेगा। जादूगर हंस पड़े और सभी ने मेज पर बैठे पक्षी की ओर इशारा किया। क्या आपको पता है कि विंड स्पीड हॉक विंड बैरियर का इस्तेमाल कर सकता है? इसके साथ साथ रैंड की शक्ति से यह हम में से अधिकांश से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा यह एक जादुई जीव है और इसके साथ काल भी है, जादूगरों में से एक ने समझाया। रीटा ने जादूगरों को एक सख्त निगाह से देखा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि काल को जंगल में घूमने जाने के बारे में वह अपना फैसला नहीं बदलने वाली है, चाहे उसे काला बैज मिले या ना मिले। तुम्हारी थालियां खाली हैं और हॉक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, इसलिए उसे समेटो और ट्रेनिंग क्लास में जाओ। आज हम तुम्हारी याददाश्त की परीक्षा लेंगे, रीटा ने आदेश दिया, फिर काल को सफाई करने के लिए छोड़कर अपने पीछे चलने लगी। लगता है बाहर जाने की बात सुनकर वो नाराज हो गई। कल मिलते हैं। काल हंसते हुए हॉक को वापस टाइमिंग स्पेस में ले गया। वह दूर से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे यह पक्का नहीं पता था कि यह कितनी दूरी से काम करता है, क्योंकि उसने कमरे के एक छोर से ज्यादा दूरी से इसे आजमाया नहीं था। यह एक और कौशल था जिसका अभ्यास उसे हॉक के साथ करना ही होगा, जब उनका बंधन और शरीर इतने मजबूत हो जाएंगे कि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर न रहें। खैर, शायद वे शरीर के मजबूत होने का इंतजार नहीं करते। विंडस्पीड हॉक्स अपनी सहनशक्ति के बजाय अपने कौशल के लिए ज्यादा जाने जाते थे, लेकिन भावना वही थी। काल दौड़ते हुए प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर गया, जहां सार्जेंट रीटा कुछ वरिष्ठ छात्रों के साथ उसका इंतजार कर रही थी, और नियमित कक्षा के छात्र कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में इकट्ठा होना शुरू कर रहे थे। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वापस आ जाता हूं, उसने कहा, क्योंकि उसने देखा कि सार्जेंट पहले ही कपड़े बदलकर इंतजार कर रहा था। नंगे पैर और शॉर्ट्स शर्ट पहनना जरूरी नहीं, एक बड़े छात्र ने जवाब दिया। मिक्सड मार्शल आर्ट्स क्लास के लिए ये सामान्य प्रकार की ट्रेनिंग ड्रेस थी,
इसलिए काल ने तैयार होते समय और बाहर आते समय इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बुरा नहीं है, अभी जवान है लेकिन अच्छी खासी मांसपेशियां हैं, दुबला पतला और मजबूत। काल के बिना कमीज पहने लौटने पर एक बड़े छात्र ने यह बात कही। कमीज अभ्यास के दौरान बाधा बन सकती थी, इसलिए वह उसे अपने तौलिए और पानी की बोतल के साथ ले जा रहा था, जो उसने प्रशिक्षण पोशाक के साथ चेंजिंग रूम की अलमारियों से ली थी। रीटा ने काल और ट्रेनिंग ग्रुप पर नजर डाली। ठीक है, पहले हम एक छोटा सा अभ्यास सत्र करेंगे ताकि पता चल सके कि आपको अपनी ट्रेनिंग का कितना हिस्सा याद है। मुझे याद है मैंने आपको कुछ संसाधन दिए थे जो आपको ज्ञान बनाए रखने में मदद करेंगे, इसलिए मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं। काल यह नहीं बता सका कि प्रशिक्षण की वर्दी पहने हुए ये छात्र कितने मजबूत होंगे, लेकिन जिस लड़के के साथ उसकी जोड़ी बनाई गई थी, वह उससे थोड़ा ही बड़ा था और थोड़ा अधिक मांसपेशियों वाला था। इस प्रशिक्षण कक्षा में कोई भी छात्र पूरी तरह से बॉडी बिल्डर जैसी शारीरिक बनावट वाला नहीं था, क्योंकि इससे उनकी लचीलेपन में बाधा आती। हालांकि अलौकिक शक्तियों के मामले में यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अभ्यास के दौरान कई योद्धाओं को शारीरिक रूप से काफी सुधार देखने को मिले, जो काल को हॉक से मिली प्रतिक्रिया के बराबर या उससे भी बेहतर थे। ये 3 मिनट का राउंड होगा। अब शुरू करो, रीटा ने घोषणा की। उसके प्रतिद्वंदी ने काल की प्रतिक्रिया गति परखने के लिए एक मुक्का मारा, जिसे उसने रोककर आगे बढ़ते हुए घुटने से वार किया। कद में छोटा होने के कारण उसके लिए जितना हो सके करीब जाना फायदेमंद था, जहां दूसरे लड़के की लंबी पहुंच का कोई महत्व नहीं था। उसे यह बात कल रीटा से मार खाते समय पता चली थी। उसे कुछ ही वार, घूंसे, घुटने और कोहनी के वार के साथ साथ कुछ ही बचाव करने आते थे, लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 मिनट तक टिके रहने के लिए ये काफी होगा। बड़े लड़के ने काल के सिर पर वार करने का लक्ष्य रखा, जिससे बचते हुए काल ने पेट की ओर मुक्का मारा। यह प्रतिद्वंदी तेज था, लगभग रीटा जितना ही तेज, और उसने बचाव करने के बजाय नाचते हुए रास्ता बदल लिया, जिससे वह काल की मुक्केबाजी की पहुंच से बाहर निकल गया। इससे काल रक्षात्मक मुद्रा में आ गया क्योंकि लड़के ने पलटवार किया, लेकिन या तो वह रीटा से कमजोर था या वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था, और अगले 1 मिनट तक वह कोई ठोस प्रहार नहीं कर पाया क्योंकि काल ने कुछ लातें मारी और फिर से करीब आने की कोशिश की। ये रणनीति काम नहीं कर रही थी। लड़के ने घुटने के वार से काल को दूर रखने की तरकीब ढूंढ ली थी, और जब राउंड खत्म हुआ तो दोनों के बीच गतिरोध बना हुआ था। बुरा नहीं है, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी जान बचाने के लिए भी निशाना नहीं लगा सकता। रीटा ने उन्हें फटकार लगाई। वह कद में छोटा है और अविश्वसनीय रूप से तेज है। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए जो उसे कुश्ती में हरा सके तो भिक्षुओं की कक्षाओं से पूछिए, मुझसे नहीं। लड़के ने शिकायत की। अध्याय 22, परिस्थितिजन्य जागरूकता। 2 घंटे और 1 दर्जन प्रतिद्वंद्वियों के बाद रीटा ने आखिरकार रिंग में और लोगों को बुलाना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास जरूरी लड़ाई से जुड़ी जानकारी है। ऐसा लगता है कि काल की याददाश्त और सूझबूझ काफी अच्छी है, जबकि उसने अपने जीवन में पहले कभी कोई लड़ाई नहीं जीती है। इतना काफी है कि हम प्रशिक्षण का अगला दौर शुरू कर सकें। उसने घोषणा की। अगला दौर, अब हमें आगे क्या करना होगा? मैं तो निहत्थे ही यहाँ लड़ाई जीतने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर और ज्ञान थोपने से कोई फायदा होगा। काल ने पूछा। काल की चिंता पर रीटा हंस पड़ी। नहीं, हम आपको अगले कुछ दिनों में और भी ज्यादा सीखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसके बजाय हम जो कुछ भी आपने सीखा है उसे एक व्यवहारिक पाठ में पिरोएंगे और फिर उसे आपके दिमाग में तब तक बिठाएंगे जब तक कि आप उसे कभी भूल न सकें। आपको लड़ाई के दौरान हमलों को रोकने में सक्षम होना होगा और साथ ही हॉक के साथ तालमेल बिठाना होगा। एक ऐसे जादूगर की तरह जिसे आक्रमण और बचाव दोनों का काम सौंपा गया है, आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आपको अपनी परिस्थितिजन्य जागरूकता विकसित करनी होगी। काल ने समझने का नाटक करते हुए सिर हिलाया, लेकिन रीटा उसकी चाल को तुरंत समझ गई। मेरा मतलब यह है कि आपको हर समय सभी खतरों के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप या हॉक दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप अजेय नहीं हैं, और दुश्मन आपके लिए जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आप बाज को अपनी सहज प्रवृत्ति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहने दे सकते, उन्हें पता होगा कि इससे क्या उम्मीद करनी है। आपको उसे निर्देशित करना होगा, साथ ही अपनी सुरक्षा भी करनी होगी और एक मजबूत आक्रमण रणनीति बनाए रखनी होगी ताकि अगर आप मुसीबत में फंस जाएं तो आप उससे बाहर निकल सकें। रीटा ने समझाया। अच्छा, ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है, इसलिए यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। मैं ये कैसे करूंगा? काल ने पूछा। व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कक्षा।
आप सुबह जादूगरों के साथ सटीकता और गति का प्रशिक्षण लेंगे, दोपहर में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेंगे, और फिर हर सप्ताह पूरे दिन व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण लेंगे। वैसे तो कल का दिन आमतौर पर अधिकांश छात्रों के लिए थोड़ा अलग होता है, जब वे मुख्य प्रशिक्षण के बजाय वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई करते हैं। आपके लिए इसका मतलब है व्यवहारिक कौशल सीखना। उसके अगले दिन छुट्टी है, इसलिए आराम करें और तरोताजा हो जाएं, और आप सोमवार सुबह जादूगरों के साथ वापस आ जाएंगे। कम से कम आज एक छुट्टी का दिन तो था। अब आप जल्दी जा सकते हैं और कुछ खाने जा सकते हैं। कल का दिन लंबा होगा, और पहली बार हमेशा सबसे मुश्किल होता है। लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, खासकर अगर आप अपने पक्ष में और अधिक मॉन्स्टर्स इकट्ठा करना शुरू कर दें। रीटा ने ये कहकर चली गई। काल ये तर्क देना चाहता था कि वह उन जादूगरों की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जिनके साथ वह काम करता था, यानी आधे दिन सिद्धांत का अध्ययन करना और बाकी आधे दिन व्यवहारिक कौशल का अभ्यास करना। लेकिन अब जब उसे एक अद्वितीय कौशल रखने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया था, तो यह एक विकल्प नहीं लग रहा था। ये बात कि वह फिलहाल सबसे मजबूत नए छात्रों में से एक था, कुछ समय के लिए उसके दिमाग में आई, लेकिन चूंकि काल ने वास्तव में अन्य नए छात्रों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, इसलिए उसके कौशल की तुलना केवल दूसरे वर्ष के छात्रों से ही की जा सकती थी, जहां कक्षा के सबसे अलग थलग रहने वाले छात्र भी शायद उसे लड़ाई में हरा सकते थे। शीर्षक के तौर पर यह उतना प्रभावशाली नहीं लगा। जब वह नहाकर कपड़े बदलकर जल्दी नाश्ता करने के लिए छात्र कैंटीन लौटा, तो वहां सामान्य से कहीं अधिक छात्र मौजूद थे, जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये वे नए छात्र थे जिनसे काल आमतौर पर नहीं मिलता था, और जो अभी भी उन गैर लड़ाकू कौशलों के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण ले रहे थे जो उनमें जागृत हो गए थे। बाद में आने वाले झुलसे हुए, जमे हुए और चोटिल नए छात्रों के विपरीत, ये आश्चर्यजनक रूप से खुश दिख रहे थे। हालांकि काल देख सकता था कि वे जो कुछ भी कर रहे थे उससे वे थक रहे थे, और वे मानसिक रूप से भी थके हुए थे। ओह, ये तो मैदान में सबसे पहले है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? लड़कियों में से एक ने पूछा, जैसे ही काल उसके पीछे लाइन में खड़ा हुआ। लगता है मेरी पहले से ही एक पहचान बन चुकी है। काल हंस पड़ा जब और भी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उससे कुछ आगे बैठे एक लड़के ने सिर हिलाया। वे आपके समूह को इस बात के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हमें किस प्रकार का साहस और सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी बिना किसी समस्या के पूरी यात्रा करने में कामयाब रहे, सिवाय उन समस्याओं के जो अन्य समूहों के कारण हुई जो उतने अच्छे नहीं थे। शिक्षक ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी को भी ये पता चले, और आपके समूह के बाकी लोग, डाना, जिम्स और क्रूगर, कक्षा में पहले से ही सेलिब्रिटी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ज्यादातर जेम्स और क्रूगर, क्योंकि डाना पहले ही दिन लाइब्रेरी में अपनी जादूगरी की ट्रेनिंग करने चली गई और तब से ज्यादा बाहर नहीं आती। काल का अभिवादन करने वाली लड़की हंस पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी जादुई शक्ति की कास्टिंग लागत को कम करने का कोई तरीका ढूंढना चाहती है ताकि वह इसे पूरे युद्ध में इस्तेमाल कर सके। मैंने उसे समझाया कि यह व्यवहारिक नहीं है, जादूगर एक ही बार में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। जोरदार हमला करो और उम्मीद करो कि दुश्मन मर जाए, लेकिन वह बिना एरिया इफेक्ट्स का इस्तेमाल किए लंबे समय तक लड़ने पर तुली हुई है, जो समूह में ठीक से काम नहीं करते। काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम सबकी अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन समूह में काम करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि साल के अंत में सभी को अतिरिक्त क्रेडिट के लिए मिशन पर जाने का मौका मिलता है, और यह आमतौर पर किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ एक बड़े समूह में किया जाता है। जब लड़की ने जवाब दिया तो कतार में खड़े सभी छात्रों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हम इसके लिए उत्सुक हैं। अतिरिक्त क्रेडिट कक्षा में अंकों के बारे में नहीं है, इससे आपको कई तरह के विशेष अधिकार मिल सकते हैं। वैसे इससे हमें कई तरह के अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके लिए पहले से ही एक ट्यूटर नियुक्त है और आपकी कक्षाएं आपकी जरूरतों के अनुसार तय की गई हैं। इसलिए आपको उन दो सबसे बड़े अधिकारों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हर कोई चाहता है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता। फुल टाइम ट्यूटर का मतलब है कि आपको उनके शेड्यूल के हिसाब से क्लास लेनी होगी, आपके हिसाब से नहीं। काश मैं भी थोड़ा आराम कर पाता। काल हंस पड़ा। उसके आसपास बैठे छात्र हंसते हुए बोले, शिक्षकों के बिना भी, जो कोई भी लापरवाही करने की कोशिश करता है, वे तुरंत उस पर नजर रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पल भर में पता चल जाता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी आप कर सकते हैं, और वे आपको डांटने और आपको पढ़ाई में पिछड़ने से बचाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। पहले कुछ दिनों में हमें इतना सारा होमवर्क मिला कि हम सब हैरान रह गए, क्योंकि हमने कक्षा को स्कूल की तरह लिया था।
अध्याय 23 दलदल में व्यवहारिक प्रशिक्षण। अगली सुबह काल प्रशिक्षण मैदान में ठीक उसी तरह इंतजार कर रहा था जैसा सार्जेंट रीटा ने निर्देश दिया था। तभी प्रथम वर्ष के छात्रों का एक बड़ा समूह एक साथ पहुंचा और काले बैज पहने कुछ वरिष्ठ छात्र अपने चेहरों पर सहज मुस्कान लिए हुए अंदर आए। लगता है हमारे समूह में एक नया सदस्य शामिल हो गया है। आप किस समूह में शामिल होने आए हैं? काले बैज पहने छात्रों में से एक ने पूछा। मुझे कोई जानकारी नहीं है। सार्जेंट रीटा ने मुझे यहां आने का आदेश दिया है। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सभी छात्रों ने उसे गौर से देखा, यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कि उसका कौशल और क्षमता का स्तर क्या है, लेकिन हाल ही में हुई उसकी शारीरिक वृद्धि के बावजूद वह एक सुंदर किशोर लड़के जैसा दिखता था, जो अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे एक युवक कहा जा सके। फिर शिक्षक आ गए, दो जादूगर और सार्जेंट रीटा, जो अपनी बाहों में एक बंडल लिए हुए काल की ओर चल पड़ी। अपना कोट उल्टा कर लो, तुम टीम 5 के ध्वजवाहक बनोगे। ये रहा तुम्हारा मिशन का असली झंडा, इसे चोगे की तरह पहन लो और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जैसा कि मैंने कहा, पहला दिन हमेशा सबसे कठिन होता है, उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया। ओह, आज की ट्रेनिंग के लिए हमें एक नौसिखिया मिल रहा है, वरिष्ठ छात्रों में से एक ने पूछा। दोनों जादूगरों में से जो लंबा था, एक बूढ़ा आदमी जो शायद जन्मजात जादूगर रहा होगा और कृत्रिम रूप से प्रशिक्षित कुलीनों में से एक नहीं था, उसने अपना गला साफ किया और सब लोग चुप हो गए। आप में से अधिकांश लोग नियम जानते हैं। विषम संख्या वाली टीमें रक्षा पंक्ति में होंगी, अपने झंडों की यथासंभव रक्षा करें। झंडा ले जाने वाले खिलाड़ी आपकी टीम के नेता होंगे। सम संख्या वाली टीमें आक्रमण पंक्ति में होंगी, आपका वरिष्ठ खिलाड़ी टीम का नेतृत्व करेगा। यह एक सामूहिक प्रशिक्षण अभ्यास है, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान आने वाले हर खतरे का सामना आप अकेले नहीं कर पाएंगे। सार्जेंट रीटा बेतरतीब ढंग से टोकन बांटेंगी, जबकि वरिष्ठों को उनके नंबर पहले से ही पता है। सीनियर जेफरी एक मिशन पर है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों तक कल उनकी जगह लेंगे। रीटा प्रथम वर्ष के छात्रों के समूहों के बीच से गुजरी और टोकन बांटे, जिन्हें सभी ने एक बैग से निकाला। फिर छात्रों ने अपने द्वारा निकाले गए टोकन के आधार पर समूह बनाए। ये तथ्य कि यह पूरी तरह से यादृच्छिक था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनका समूह ठीक से बनेगा, काल के लिए पहले से ही सिरदर्द बन रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और वे पहले से ही इस बात की योजना बना रहे थे कि उनके पास जो कुछ भी है, उसके साथ वे कैसे काम करेंगे। यही उस पाठ का सार था। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती थी, तो जो भी आपात स्थिति के सबसे करीब होता था, वही जवाब देता था। आप अग्रिम पंक्ति के रक्षक, उपचारक या जादूगरों को चुन चुनकर तैनात नहीं कर सकते थे, आपको बस अपने पास मौजूद संसाधनों से ही लड़ना होता था, और इसके बारे में सोचने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं होता था। काल के समूह में दाना नाम की जादूगरनी लड़की थी, जो पहले दिन उसके पीछे थी। साथ ही 7 बड़े लड़के थे जिनके पास ढाल और हथौड़े या भाले थे। अरे रहने दो, समूह को बनते देख दूसरे छात्रों में से एक ने आह भरी। 5वें समूह के पास पूरी कक्षा के सभी रक्षक कैसे आ गए? जादूगरों में से एक ने सहमति जताते हुए कहा। उसके समूह में 5 जादूगर और 3 लड़के थे जिनके पास छोटी तलवारें और कटारें थीं। अगर वे हमला कर रहे होते, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती, लेकिन वे समूह 3 के सदस्य थे, और उन्हें बिना किसी ऐसे व्यक्ति के झंडे की रक्षा करनी थी जो सीधे हमले का सामना कर सके। चौथे समूह के ध्वजवाहक ने हंसते हुए अपने समूह की ओर इशारा किया। 8 प्रथम वर्ष की जादूगरनी लड़कियां थीं, जिससे उनकी टीम में कुल 2 लड़कियां नहीं रह गईं। डाना और दूसरे समूह की एक योद्धा। लेकिन उन्होंने थैले से नंबर निकाले थे, इसलिए अगर कोई धोखाधड़ी हो रही थी, तो उसका पता लगाना आसान नहीं था। लगता है आज का मैच दिलचस्प होगा। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती और आपको तुरंत रणनीति बनानी पड़ती है। ग्रुप 5 के पास ढाल तो है, लेकिन उनकी गतिशीलता सीमित है और उनके पास सिर्फ एक ही जादूगर है। उन्हें पछाड़कर झंडा हासिल करना नामुमकिन नहीं है, बस आपको रचनात्मक होना पड़ेगा। काल ने सुनहरे रंग के अकादमी लोगों वाले काले झंडे को अपने कंधों पर एक लिबादे की तरह लपेटा और उसे बांध लिया। फिर ये देखने के लिए अपने समूह में शामिल हो गया कि वे क्या कर सकते हैं। तैयारी के लिए आपके पास 2 मिनट का समय होगा, फिर हम सभी को उनके शुरुआती स्थानों पर ले जाएंगे। बड़े जादूगर ने घोषणा की, जबकि दूसरे जादूगर ने जमीन पर एक चटाई बिछाना शुरू कर दिया जिस पर तरह तरह के आकर्षक प्रतीक बने हुए थे। ठीक है, सभी लोग कौशल के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इतने सारे जादूगरों के साथ रक्षात्मक होकर लड़ना मुश्किल होगा, वे बहुत जल्दी मुझे निशाना बना लेंगे। काल ने पूछा। नए होने का यही मजा है।
सब तुम्हें निशाना बनाएंगे क्योंकि तुम अकेले ऐसे नेता हो जिसे पता नहीं कि क्या करना है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ आने के बाद से ही इसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन बाकी सभी नेता दूसरे और तीसरे साल में हैं। जहां तक हुनर की बात है, मैं कोहरा बना सकती हूँ या जादुई मिसाइलें दाग सकती हूँ। डाना ने समझाया और फिर अपने काले घुंघराले बालों को चेहरे से हटाकर पोनीटेल में बांध लिया। हम सब आम योद्धा हैं और हम सब के पास एक जैसे दो कौशल हैं, स्लैश और गार्ड। ऐसा लगता है कि यह हर साल होता है क्योंकि गार्ड सबसे आम कौशल है और स्लैश सिखाना आसान है। एक योद्धा ने समझाया। ठीक है, गार्ड असल में क्या करता है? मतलब आपके स्तर पर। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ड्रैगन बुलवार्क फिल्मों में उसका इस्तेमाल कैसे करता है। काल ने जवाब दिया। छात्र इस विचार पर हंस पड़े कि वे अंततः ओवरलॉर्ड स्तर पर गार्ड कौशल का उपयोग करके एक ऐसी बाधा बनाने में सक्षम हो सकते हैं जो पूरे शहर के एक ब्लॉक तक फैली हो। ये लगभग 3 मीटर व्यास का एक अष्टभुजाकार घेरा है। इसे गिराने में बाकी लोगों को कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर हमलावर टीम के नेता हम में से किसी एक को निशाना बना लेते हैं, तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। लड़के ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। मुझे यही उम्मीद थी। क्या सबको ग्लेडिएटर वाली फिल्में याद है? वो तेरी पंक्ति वाली बनावट और कछुए का कवच। जब हम पर हमला हो, तो अपनी ढालों से एक दूसरे पर चढ़ी हुई दीवार बना लो, और जब हम मुसीबत में हो, तभी गार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें रोक दो। एक साथ रहने से हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बशर्ते हम खुले मैदान में न हो, जबकि डाना और मुझे आक्रमण करना होगा जब तक कि वे हम पर आरोप न लगा दें। दाना ने आह भरी। जानती हो, मैजिक मिसाइल में बहुत सारी माना ऊर्जा खर्च होती है, मैं इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन कोहरा आसान है, मैं कोहरे में काफी अच्छी हूँ। क्या हम जहां जा रहे हैं वहां प्राकृतिक कोहरा है? काल ने पूछा। बाकी सबने सिर हिलाया। तो इसे तब तक बचा कर रखो जब तक हम पर हमला न हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वे कोहरे की वजह से हमें ढूंढ ले। ये कितनी तेजी से फैलता है? दाना ने माथे पर शिकन डाली। लगभग 10 मीटर प्रति मिनट की त्रिज्या फैलने के साथ साथ इसकी गति धीमी होती जाती है। अगर हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, तो इसमें समय लगेगा। समय समाप्त हो गया है। सभी लोग परिवहन के लिए तैयार हो जाएं। जादूगर चिल्लाया। अध्याय 24 दलदल। अचानक वे घुटनों तक दलदली पानी में खड़े थे, सतह पर हल्की धुंध थी, और उनके चारों ओर घने पेड़ थे। दाना, कोहरे का मंत्र शुरू करो। बाकी सब लोग पेड़ों के उस झुंड के पास पानी में छिप जाओ। काल ने फुसफुसाते हुए कहा। दलदली पानी में गर्दन तक डूबे रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें सड़न और उससे भी कहीं ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उन्होंने काल का आदेश माना और एक गोलाकार आकृति में छिप गए, जिसके बीच में काल और डाना थे। काल ने हॉक को छोड़ दिया और पक्षी को कुछ देर के लिए अपने कंधे पर खड़े रहने दिया। हॉक, जाओ और हमलावरों का पता लगाओ। ये वो समूह है जिनमें से किसी ने भी मेरे जैसा काला चोगा नहीं पहना है। उन्हें तुम्हें देखने मत देना और 5 मिनट के अंदर वापस आ जाना। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन जोर से इसलिए बोला ताकि बाकी लोग उसकी योजना समझ सकें। क्या आपके पास पालतू पक्षी है? डाना ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। यह मेरी कक्षा के कौशल का हिस्सा है। लेकिन यह एक असली पक्षी है, इसलिए मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। काल ने समझाया। पक्षी इलाके की निगरानी करता है, ताकि हमें पता चल सके कि कब कोई हमें ढूंढ सकता है और हम पर हमला न हो। कोहरा हमारी सही जगह छिपा देता है, भले ही उन्हें तुरंत पता चल जाए कि यह असामान्य है। पानी में होने से हम पर निशाना साधना मुश्किल हो जाता है और हमें पहला हमला करने का मौका मिल जाता है। योद्धाओं में से एक ने यह निष्कर्ष निकाला। बिल्कुल सही। डाना, किनारों पर कोहरा इतना घना मत रखना, पीछे पेड़ों के पास पहुंचते ही कोहरा घना करते जाना। अगर वे कोहरे के बीचों बीच निशाना साध रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वे हमसे कम कुछ मीटर दूर से निकल जाएं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, तो वे पहले आपस में ही उलझ जाएंगे, और हम कमजोर समूहों का सामना कर सकेंगे। काल ने आगे कहा। काम करते हुए डाना धीरे से मुस्कुराए। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। अब आगे क्या? पेड़ों से लताएं तोड़कर उनके नीचे छिपोगे? काल को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, योद्धा तुरंत कुछ लताओं को उखाड़ने में जुट गए। वे उन्हें द्वीप से उखाड़ नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें इस तरह से उखाड़ रहे थे ताकि वे समूह के ऊपर लताओं की चादर बिछा सके और ऐसा दिखावा कर सके कि वे द्वीप का ही हिस्सा हैं। कोहरे का बादल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन समूह 1 वर्ग किलोमीटर के दलदली क्षेत्र में फैले हुए थे, और वे अकेले नहीं थे।
यहाँ सामान्य श्रेणी के राक्षस भी थे, जैसे मेढक और भरिंग, जो बहुत शोर मचा रहे थे और रक्षकों की तलाश कर रहे समूहों का ध्यान भटका रहे थे। कुछ ही मिनटों में हॉक आसमान से नीचे झपटा और काल के सिर के ऊपर खींची गई लताओं पर उतरा और फिर अपने वशीकरण क्षेत्र में गायब हो गया। मेरा पेट भर गया है, मैं अब थोड़ी देर सोऊंगा, उसने घोषणा की। क्या तुमने काम करने के बजाय मेढक खाए? काल ने पूछा। मैंने काम किया, कोई इस तरफ नहीं आ रहा है। बाकी दो कोट वाले लोग पास पास हैं और बाकी सब उस तरफ जा रहे हैं, पक्षी ने घोंसले में बैठते हुए जवाब दिया। हॉक का कहना है कि बाकी दो रक्षक दल एक साथ शुरू हुए थे और बाकी सब उसी तरफ जा रहे हैं। तो इलाके के दूसरी तरफ 3 के मुकाबले 2 की स्थिति है। जब तक वह लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक वे शायद हमें ढूंढने नहीं आएंगे। क्या हम डाना की ऊर्जा बनाए रखने और उस धुंध को फैलाने में मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं? काल ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ नहीं, वैसे तो ये बहुत थकाने वाला नहीं है, मुझे बस इस पर ध्यान केंद्रित करते रहना है। जब तक वे हमें ढूंढने आएंगे, तब तक काफी भीड़ हो चुकी होगी, लेकिन अगर उनके लोग लापता नहीं हुए, तो वे एक कतार में चलकर हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। योद्धाओं ने कंधे उचका दिए। असल में उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूर से हमला करने वाले कुछ ही मीटर की दूरी से लड़ाई नहीं देख पाएंगे, और वैसे भी वे नजदीकी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा थे। आखिरी क्षण में पकड़े जाना ही तो वे चाहते थे। हॉक, पेड़ों पर जाकर आराम करो। आराम करते समय दूसरे समूहों पर नजर रखना, क्योंकि तुम भोजन के बीच अपनी भूख पर काबू नहीं रख सकते। काल ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। काल ने फैसला किया कि पक्षी को जल्द ही किसी न किसी तरह के अनुशासन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक बुद्धिमान राक्षस को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, या भोजन के प्रति लालची प्राणी को कड़ी मेहनत करने और पहले अवसर पर ही पेट भरकर खाने से रोकने के लिए क्या कारगर साबित होगा। हालांकि ये तथ्य कि इसने बिना किसी परेशानी के एक सामान्य श्रेणी के जीव का शिकार किया और सुरक्षित वापस लौट आया, यह एक अच्छा संकेत था कि विंडस्पीड हॉक की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। यह प्रजाति के लिए सामान्य से कहीं अधिक तेज गति थी, और काल को पूरा यकीन था कि इसका संबंध उनके बीच के बंधन से था। इस शक्ति के बारे में उससे बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हॉक पेड़ पर बैठ गया और अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से चल रही लड़ाइयों को ध्यानपूर्वक देखने लगा और काल को पल पल की जानकारी देने लगा, उसे थोड़ा और समझ आने लगा। हॉक अपनी मनमर्जी करता रहा और लगातार खाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, जैसा कि सभी नन्हे पक्षियों का स्वभाव होता है। लेकिन जब काल ने उसे कोई आदेश दिया, तो पक्षी ने उसका पालन किया। बस दिक्कत ये थी कि काल ने पर्याप्त आदेश या पर्याप्त विवरण नहीं दिए, इसलिए हॉक ने उनका पूरा फायदा उठाकर उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। पहले मिशन की तरह उसने भी ठीक वैसा ही किया, यानी खोजबीन करके वापस लौट आया। उसने शायद मेढक पर घात लगाने में लगे कुछ ही सेकंडों में कुछ खास चूक नहीं की। फिर उसने तुरंत झपकी लेने की कोशिश की, क्योंकि झपकी लेना मना नहीं था, और खाने के बाद बाज का यही स्वाभाविक इच्छा होती है। जब वे जादूगरों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, हॉक ने कभी कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन काल उसे हर कुछ सेकंड में निर्देश देता रहता था ताकि वह अपनी जगह पर स्थिर रहे और उन हिस्सों को ढक सके जिन्हें वह खुद नहीं ढक सकता था। अगर ये खुले निर्देश न होते, तो समस्या होती ही नहीं। दूसरी तरफ लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। बूढ़े लोग ज्यादातर लोगों को मार चुके हैं, लेकिन 4 नौजवान अब दक्षिण की ओर जा रहे हैं। वे अभी इस तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे किसी चीज की तलाश में हैं। हॉक ने उसे बताया। हॉक का कहना है कि लड़ाई के बाद बाकी लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। केवल 4 ही बचे हैं, और वे निर्धारित क्षेत्र की सीमा का अनुसरण कर रहे हैं। काल ने फुसफुसाते हुए बाकी लोगों से कहा। सिर्फ 4? काल के पीछे खड़े योद्धाओं में से एक ने पूछा। हाँ, मुझे अभी पक्का नहीं पता कि वे 4 कौन से होंगे। मैं जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक अंदाजा है, काल ने आगे कहा। समूह के बाकी सदस्य बेसब्री से किसी भी ऐसे नए प्लान का इंतजार कर रहे थे जिसमें दुर्गंधयुक्त दलदल में छिपने की जरूरत न हो। हम उसी जगह से कोहरे का विस्तार जारी रखेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि युद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है, इसलिए हम छिपकर उनके कोहरे में खोजबीन करने का इंतजार करेंगे, फिर वापस आकर समय बीतने देंगे। झंडे की रक्षा का मतलब लड़ना ही नहीं है, हम उन्हें हताश करके मार सकते हैं। अध्याय 25 पाया गया। अकादमी परिसर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में आरामदेह कुर्सी पर बैठे हुए बूढ़ा जादूगर एक क्रिस्टल बॉल में प्रशिक्षण मैदान के दृश्य को देख रहा था। वह नया नेता चालाक है। मुझे उसकी सोच पसंद है, लेकिन शायद वह लड़ाई से बहुत डरता है।
उन्होंने कहा। सार्जेंट रीटा ने नाक सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। नहीं, वह बस अतिरिक्त काम से बच रहा है। देखो, उसने पेड़ों पर एक बाज रखा है। वे दोनों आपस में संवाद कर सकते हैं। वह दूसरी टीम के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है क्योंकि उसे पता है कि समय सीमित है और वे उस क्षेत्र में दोबारा नहीं लौटेंगे जिसकी उन्होंने अभी अभी तलाशी ली है। अगर वे इस चाल को नहीं समझ पाए, तो समय बीतता चला जाएगा और उसके लोग दलदल में बैठे रह जाएंगे। उसने समझाया। युवा जादूगर ने सिर हिलाया। उसका काम मैच के दौरान झंडे की रक्षा करना था, हमलावरों को खत्म करना नहीं। यह एक कारगर रणनीति है। इससे मुझे वह समय याद आता है जब हमने थेलियन मंदिर से वह ग्रिमोइर जादू की किताब इकट्ठा की थी, और फिर खोज दल के चले जाने तक एक हफ्ते तक समुद्र तट पर बैठकर मार्गरीटा पीते रहे थे। वृद्ध जादूगर उस स्मृति को याद करके धीरे से हंस पड़ा। उनकी दुनिया में जादू का समृद्ध इतिहास था, साथ ही उसमें रहने वाले जादुई जीवों का खतरा भी था। लेकिन जैसे जैसे संस्कृतियां बदलती गईं, जादू में निपुण लोग अपने अपने समुदायों में सिमटते चले गए और दुनिया के बड़े हिस्से को जीवित रहने के लिए विकसित होती तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। जब वे बच गए, तब की बात है। प्राचीन काल में कई जादुई समाजों का मानना था कि पूरी पृथ्वी पर मानव आबादी कुछ मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि शिकारगाहों और दुर्लभ प्रजातियों को, जिनका वे शिकार के मैदानों और अपने मंत्रों के लिए सामग्रियों के रूप में उपयोग करते थे, सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जब जादू और अपर्याप्त हथियारों के बिना पीछे रह गए लोगों को खत्म कर दिया गया, तो उन्होंने आपदाओं को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इतिहास की किताबों में उस पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया, उसे सहयोगी राष्ट्रों की विफलता के रूप में वर्णित किया गया, न कि जादूगरों द्वारा अन्य सभी को छोड़कर एकजुट होने के रूप में। लेकिन ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र जैसे स्थानों में रहने वाले कुछ शक्तिशाली जादूगरों ने सभ्यता को जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि उन्होंने अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त तकनीक विकसित की। काल अपनी टीम को दलदल से होते हुए दक्षिण की ओर ले गया, कोहरे में हमलावरों के आगे बढ़ने पर पेड़ों के पीछे छिपता रहा, और फिर हॉक द्वारा क्षेत्र की दोबारा जांच करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देने का इंतजार किया, क्योंकि दलदल का कोहरा वाला क्षेत्र न केवल संदिग्ध था, बल्कि यह उन योद्धाओं के समूह के लिए छिपने का एक आदर्श स्थान था जो दूर से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। 4 हमलावरों में से 2 समूह नेता थे, जो दोनों ही दूर से हमला करने वाले योद्धा थे, और 2 प्रथम वर्ष के जादूगर थे। बचे हुए लोगों का ये समूह संतुलित था, लेकिन रक्षकों की संख्या उनसे कहीं अधिक थी और यदि वे किसी को निशाना बनाने से चूक जाते तो पीछे से हमला होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे चले गए हैं। मुझे यहाँ पक्षी से बड़ा कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा है। नेताओं में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर आपकी कुशलता यही कहती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्हें लगेगा कि हम जा चुके हैं, तो वे वापस लौट आएंगे, इसलिए चलिए फिर से शुरू करते हैं। दूसरे ने भी सहमति जताई। जादूगर सुबह से ही दलदली पानी में चलने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए अतिरिक्त अंक मिले थे, जो कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक पुरस्कार था, इसलिए वे शिकायत करने और कार्यक्रम से बाहर किए जाने का जोखिम उठाने वाले नहीं थे। हमलावर दल अंतिम रक्षकों के छिपने की जगह का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा, और काल ने फिर से आगे बढ़ने का आदेश देने की तैयारी की। केवल 15 मिनट बचे हैं। योद्धाओं में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसे में हम यहीं इंतजार करेंगे। हॉक का कहना है कि वे उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनके हमें ढूंढने की संभावना बिल्कुल नहीं है। समूह चुपचाप हमलावरों के उत्तर की ओर बढ़ने का इंतजार करता रहा। फिर मैच में 10 मिनट शेष रहने पर वे दक्षिण की ओर मुड़ गए, तेजी से आगे बढ़े और अंतिम रक्षकों की तलाश करने लगे। वे वापस आ रहे हैं। हॉक का कहना है कि वे अब लगभग कोहरे तक पहुंच चुके हैं। काल ने ये जानकारी दी, जबकि उनके स्काउट ने स्थिति में आए बदलाव के बारे में बताया। वे घने कोहरे में थे जब दोनों नेताओं में से एक ने उखड़ी हुई जड़ों को देखा और निराशा में आह भरी। शुरुआत में वे यहीं छिपे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आहट सुन ली होगी और हिल गए। वे उत्तर या पूर्व में नहीं हैं, ये लगभग पश्चिमी छोर पर है, इसलिए वे दक्षिण में ही होंगे। उसने अपने साथियों से फुसफुसाते हुए कहा। तो हम उन्हें फिर से कोहरे में खोजेंगे? जादूगरों में से एक ने पूछा। नहीं, वे इसके बाहर ही होंगे, कोहरा अभी इतना नहीं फैला है। बस उन्हें हम पर घात लगाने मत देना, क्योंकि हो सकता है कि वे एक साथ संगठित रहने के बजाय जाल बिछाने के लिए अलग अलग हो गए हों। हमलावर दल सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन वे सीधे उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां काल ने रक्षकों को छिपा रखा था।
दलदल में पहली जगह के विपरीत, वे यहाँ पानी में नहीं थे, वे अपेक्षाकृत सूखी जमीन पर घनी पत्तियों के बीच लेटे हुए थे, और हॉक की चेतावनी पर भरोसा कर रहे थे ताकि वे किसी प्रतिकूल स्थिति में न फंसे। हॉक, लड़ाई शुरू होते ही तुम ऊपर से रैंच से हमला करना, लेकिन दूरी बनाए रखना। वे पलटवार कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। फिर काल ने अपनी टीम से फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही हमें वे दिखें, सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, कछुए की तरह घेरा बना लो। डाना, अपना हमला करने वाला मंत्र तैयार कर लो, और मैं भी। सबसे पहले नेताओं पर हमला करो, असली खतरा तो वही है। जादूगरों को हम हॉक के भरोसे छोड़ देंगे क्योंकि शायद वे एक भी वार सहन नहीं कर पाएंगे। योद्धा मुस्कुराए। उन्होंने अभी तक काल को खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन अगर उसे उस दिन के लिए वैकल्पिक टीम लीडर के रूप में चुना गया था, तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। हमलावर नजर आने लगे और रक्षा समूह के सदस्य खड़े हो गए, संगठित हो गए और अपनी ढालें उठा ली। वे पूरी तरह से गोलाकार रूप में खड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारी चालों का पता चल गया है। योद्धाओं में से एक ने धीरे से मजाक किया। दूसरे ने एक ऐसी गति तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जो उसे कुछ सेकंड के लिए अविश्वसनीय गति से चलने की अनुमति देती थी, जिससे वह अप्रत्याशित कोणों से हमला कर सकता था। काल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने कछुए का कवच इसलिए रखा था ताकि जादूगरों के पास कोई गुप्त चाल हो तो टीम गार्ड की मदद से सुरक्षा का एक पूर्ण घेरा बना सके।